हाँ बच्चों, कक्षा 9 में आपको आज हम द्वितीय द्विमासिक परीक्षा जो प्रश्न पत्र था जो आपने हल किया है, तो उसमें क्या आपने कमियां की हैं या किन्होंने अच्छा लिखा है और कैसे लिखना चाहिए, इस बारे में आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करके बता रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड की तरफ या हमारी बातों पर विशेष ध्यान देंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे। ये जो प्रश्न पत्र था द्वितीय द्विमासिक परीक्षा का, इसमें 4 प्रकार के प्रश्न दिए थे। बहुविकल्प प्रश्न, अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस प्रकार से ये आपको पेपर का प्रारूप पहले ही बता दिया गया था। तो इसमें पहला प्रश्न था बहुविकल्प में, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, यानी उसकी डेट दी हुई थी, वर्ष दिए थे कि सन 1914 से 18 तक, 15 से 18 तक, 16 से 19 तक, इस प्रकार से 4 उसके विकल्प दिए थे। तो जिसमें आपको सही विकल्प जो लिखना था वो लिखना था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। कुछ बच्चों ने इसका उत्तर गलत भी लिखा है, किंतु ये ध्यान रखिए आप, प्रथम विश्व युद्ध था, जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 के बीच ये लड़ा गया था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो लड़ा गया था 1939 से 1945 तक। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। पहले हम प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध पूछा है या द्वितीय पूछा है, उसके बाद उसका उत्तर देंगे, जल्दबाजी ना करें। कुछ बच्चों ने ये गलत लिख दिया, 19 तक लिख दिया, कुछ ने 15 से 19 तक लिख दिया, वो नहीं है। तो सटीक उत्तर था 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। ये सही विकल्प में आपको एक उत्तर छांटना था और वो सही विकल्प करके वो लिखना था, सारे ऑप्शन लिखने नहीं थे। दूसरा प्रश्न था भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। भारत में जो संविधान था ये लागू करने का मतलब है कि हमारा जो राष्ट्र था वो गणतंत्र कब बना। तो 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था, तो वो डेट लिखनी थी आपको। किंतु कुछ बच्चों ने हमारा देश जब आज़ाद हुआ था वो डेट लिख दी। ऑप्शन कुछ ऐसे दिए जाते हैं जो बच्चों को याद होते हैं और उनसे मिलते जुलते होते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते। तो उन्होंने सोचा होगा कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, तो ये देश आज़ादी का नहीं है, ये था हमारा जो संविधान था ये लागू कब हुआ। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये लिखना था आपको। तीसरा प्रश्न था पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिणी भारत में अरब सागर की तरफ, मुंबई के साइड में पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी की तरफ यानी कोलकाता के साइड में या चेन्नई साइड में ये पूर्वी घाट कहलाता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दक्षिणी भारत में पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पहुंचा था, जिसका सटीक उत्तर था अनाईमुडी। क्या था? नहीं, अनाईमुडी नहीं, महेंद्रगिरी। आप बच्चों ने अनाईमुडी भी लिख दिया, अनाईमुडी भी है किंतु वो पश्चिमी घाट का है, तो वो पश्चिमी घाट का था, आपको पूर्वी घाट का लिखना था। तो पश्चिमी घाट का था अनाईमुडी, पूर्वी का महेंद्रगिरी, तो आपको इसका उत्तर था महेंद्रगिरी, ये लिखना था आपको। ठीक इसके बाद में चौथा प्रश्न है, भारत में सन 1951 में हमारे देश में साक्षरता दर क्या थी। साक्षरता का मतलब पढ़े लिखे कितने थे, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे 1951 में। तो इसका सटीक उत्तर था 1951 में पढ़े लिखों की संख्या, साक्षरता की संख्या 18% थी। तो इसमें 4 प्रश्न थे, आधे आधे नंबर के थे, चारों में मिलाकर 2 नंबर का था। बहुत आसान थे, विकल्प दिए थे, और वो आपने, कुछ बच्चों ने इनमें भी गलती की है। क्यों की है? क्योंकि उन्होंने PDF को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा, उन्होंने किताब के पाठ को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा। जब घर पर ही आप बैठे हैं तो आपने अपनी पुस्तक का जो पाठ, हम वीडियो भेजते हैं बना के, वीडियो भी सुनेंगे और उसको पाठ को, किताब का भी पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा हुआ सब,
उसके बाद जो PDF भेजते हैं उनके भी प्रश्नोत्तर याद करेंगे। लिमिट पार्ट होते हैं, सीमित होते हैं। 4 पार्ट आए थे, चारों में से एक एक, तो वो याद कर सकते थे आप। तो आप जब अच्छा याद करेंगे, कुछ बच्चों के ज़्यादातर पूरे नंबर भी आए हैं जिन्होंने अच्छा लेख लिखा है। जिन्होंने लेख गंदा लिखा उस पर भी नंबर कटते हैं। तो इसलिए लेख बढ़िया होना चाहिए अच्छे नंबर के लिए, और सटीक उत्तर होना चाहिए। अब दूसरा आता है अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न में पहला प्रश्न था कार्ल मार्क्स कौन था। तो कार्ल मार्क्स वैसे ये स्थायी निवासी जर्मनी का था, रहने वाला जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, किंतु बाद में इसने रूस में जाकर के बहुत सारे कार्य किए। ये समाजवादी था, यानी समाज का जनक इसे कहते थे। इसने समाज के कार्य अनेक किए और इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था दास कैपिटल। तो इसलिए ये एक समाजवादी था, समाजवाद का जनक था और दास कैपिटल पुस्तक लिखी। इसने ये भी बताया कि जिसमें देश में किस प्रकार से हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बातें इसने बताई थी, इसलिए प्रसिद्ध था। दूसरा प्रश्न था संविधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी संविधान किसे कहते हैं। ये कक्षा 7 में आपने पढ़ा। तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारी जनता के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन होता है। हमारी सरकारों के लिए या प्रशासनिक अधिकारों के लिए या मंत्रियों के लिए, राजनेताओं के लिए सारे नियम और कानून उसमें लिखे होते हैं। तो हमारे देश की एक ऐसी पुस्तक जिसमें देश के शासन को चलाने के लिए सारे नियम और कानून लिखे होते हैं, ऐसी पुस्तक को संविधान कहा गया है। इससे नेक्स्ट प्रश्न था भारतीय मरुस्थल की 2 विशेषताएं। भारत का जो मरुस्थल है वो राजस्थान प्रदेश में है, जिसको कहते हैं थार का मरुस्थल। तो अब मरुस्थल की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं ये लिखनी थी, 2 पूछी केवल, कि भारत के थार के मरुस्थल में जलवायु शुष्क रहती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, शुष्क जलवायु होने के कारण वहाँ पर जमीन में नमी की कमी है, जिससे कि वनस्पति कम पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से 2 विशेषताएं आपको लिखनी थी। तीसरी विशेषता यह भी हो सकती है कि वहाँ पर रेत के जो हवा तेज चलती है तो रेत के ढेरों से उड़ करके रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहाँ पर एक समतल सा मैदान बना देता है, जिसे बालू के टीले कहा जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। यानी बेरोजगारी दुनिया जानती है, आजकल सब जानते हैं कि बेरोजगार नौकरी नहीं लगती, यही बस जानते हैं। तो इसका अर्थ यह है बेरोजगारी किसे कहते हैं, यानी यदि कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक होता है किंतु उसे काम करने के इच्छुक होने के नाते फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो ऐसे काम न मिलने को बेरोजगारी कहते हैं। ये सीधा लिखना था। दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि हमें अपने कार्य के अनुरूप काम न मिलना, ये भी एक बेरोजगारी है। मान लो शिक्षित व्यक्ति है, डीलिट है, डीफिल है, एमफिल है, एमएड है, इंजीनियर का कोर्स करे हुआ है, एमबीबीएस डॉक्टर का कोर्स करे हुआ है, और उसको नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि वो अन्य काम तो करेगा नहीं, पढ़े लिखने का काम करेगा, डॉक्टर दवाई का ही काम करेगा। तो इस प्रकार से वो सटीक परिभाषा यही है कि व्यक्ति को उसके कार्य के अनुरूप काम न मिलना, और व्यक्ति की इच्छा काम करने की है तब भी उसे काम न मिलना, ये बेरोजगारी कहलाती है। इस समय हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो बेरोजगारी के बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए थे, पीडीएफ में लिख के दिए थे और वीडियो में बताए थे, उन सबको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 प्रश्न थे जो 1-1 नंबर थे। बांगर और खादर में अंतर। तो बांगर क्या है और खादर क्या है, ये अच्छी प्रकार से मैंने आपको अंतर लिखवाए थे, इसको फिर मैं बता रहा हूँ एक बार। बांगर यानी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से जो बना मैदान है वो बांगर कहलाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यानी ये भूमि उपजाऊ कम होती है और फसल की दृष्टि से आदर्श नहीं मानी जाती। ये तो हो गए बांगर। अब खादर।
नई जलोढ़ मिट्टी यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान खादर कहलाता है। जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और नवीन है वो वर्तमान समय में, ऐसी मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ये उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें अधिक से अधिक फसलें उगा सकते हैं। ये बांगर मिट्टी कहलाती है। इसके बाद में था नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका बता रहा हूँ। आजकल के समय में जिस परिवार में ज़्यादा व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, जो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा होगा, वो अच्छी सोच रखेगा और अच्छी योग्यता रखने के कारण ही उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी कंपनियां उन्हें पकड़ेंगी, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसके जो रोजगार का है मापन करते हैं लोग, और तब उसे अच्छी नौकरी प्राप्त होती है, वो अच्छे पैसे कमाएगा, तो इसलिए वो बेरोजगार नहीं होगा। तो ऐसी मानव पूंजी को हम शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो शिक्षा एक मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अशिक्षित व्यक्ति जो होगा उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पढ़ने का ही काम है तो वहाँ उसे नौकरी नहीं मिल सकती, तो वहाँ पर जब वो नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कम पैसों वाली नौकरी करेगा, जिससे कि उसका पारिश्रमिक जो वेतन है वो भी कम मिलेगा और वो आगे के आने के लिए अपने परिवार के खर्चे को भी नहीं चला पाता और फिर आने वाले अपने बच्चों को भी पढ़ाई का खर्च नहीं वहन कर पाता। तो इसलिए पढ़े लिखे जो होते हैं वो अच्छा वेतन पाते हैं और उसके बाद ही वो बच्चों को अपने अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए निवेश करते हैं, खर्च करते हैं उनके ऊपर, जिससे कि उनका बच्चा भी क्वालिफाइड बन करके आगे बढ़ता है। तो ये मानव पूंजी में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इससे आगे था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमने आपको 4 खंड हैं, इसमें चारों में से एक एक प्रश्न आपको हमने दिया। एक इतिहास का दिया, उसके बाद अथवा करके एक नागरिक शास्त्र का दिया। खंड का और खंड का 2 भागों में समाज विज्ञान का पेपर आता है बोर्ड में भी। तो खंड का में और खंड खा में 2 किताब 2 पोर्शन, खंड का में इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र और खंड खा में भूगोल प्लस अर्थशास्त्र, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो अब इसमें केवल 1 घंटे 1.5 घंटे का पेपर था और 10 नंबर का पेपर था, तो उसमें 10 नंबर इसके पूर्णांक थे। तो कम नंबरों की वजह से चारों प्रश्नों में अथवा करके केवल 2 ही प्रश्न करवाए, यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र में थे एक ही प्रश्न करना था, लेनिन की नई आर्थिक नीति अथवा भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं। इन दोनों में से एक ही प्रश्न का उत्तर देना था, किंतु कुछ बच्चों ने दोनों ही कर दिए, कुछ ने एक भी नहीं किया, छोड़ दिए दोनों। तो ये ऐसा नहीं करना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा अंक के होते हैं, ये 2-2 नंबर के थे। 4 नंबर आपके अगर जिन्होंने नहीं किए हैं उनके 4 नंबर तो वैसे ही कम हो गए 10 में से। अब 6 का उन्होंने पेपर किया तो 6 में से आप कुछ गलत भी किया तो इसलिए वो नंबर कम आए। पेपर में कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सब ऊपर आप निर्देश लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और उनके अंक जो है उनके सामने निर्धारित हैं। बोर्ड में क्या होता है, ज़्यादा अंकों वाले प्रश्न को वरीयता देनी चाहिए। वैसे सारे प्रश्न करने हैं तो सारे प्रश्न करोगे तो उसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अब जो बच्चे कुछ छोड़ देते हैं तो उनकी मार्किंग भी कम हो जाती है, इसलिए वो बच्चों के नंबर कम आते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे नंबर कम आए हैं। तो इस प्रकार से लेनिन की नई आर्थिक नीति, लेनिन कौन था? रूस का एक विद्वान था, विचारक था, जिसने वहाँ के समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने बहुत प्रयास किए। जैसे कि किसानों के लिए चकबंदी का एक कार्यक्रम चलाया गया, उनके चक बनाए गए। तो इसी प्रकार से उन्होंने नई नई आधुनिक मशीनरों का प्रयोग करके जो वैज्ञानिक खेती थी उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। व्यापारियों के लिए भी अनेक प्रकार के बिजनेस उनके लिए खोले गए, उनसे कुछ प्रतिबंध हटाए, यानी उन्हें कुछ छूट दी गई टैक्स में। तो अनेक प्रकार के कार्य लेनिन ने किए थे, जो 8-10 कार्य आपको लिखने थे, किंतु किसी ने 4 लिखे हैं, किसी ने 5 लिखे हैं, किसी बच्चे ने पूरे 8 भी लिखे हैं। तो जिन्होंने पूरे लिखे हैं उन्हें पूरे 2 नंबर दिए गए हैं, किंतु जिन्होंने पूरे लिखने के बाद भी लेख गंदा है उनको 1.5 नंबर ही दिया गया है। तो इस प्रकार से लेख में भी नंबर होते हैं, सुंदर लेख बनाएं और अच्छे अंक पाएं।
इसमें अथवा करके था भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब कुछ बच्चों ने दोनों ही छोड़ दिए तो ये भी गलत है, कुछ बच्चों ने दोनों ही कर दिए, ये भी गलत है। अथवा का मतलब होता है ऊपर वाला प्रश्न करो या नीचे वाला, इन दोनों में से एक करना है। ये खूब भली भांति समझ लो, बोर्ड में भी ऐसे आएगा, अर्धवार्षिक में भी ऐसे आएगा। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको हमने लिखवाई हैं कि लचीला संविधान है, ये कठोर संविधान है, हमारे भारत का संविधान जो सबसे बड़ा संविधान है, यह व्यक्तियों को अधिकार देता है, इसमें कर्तव्य भी जोड़े गए, व्यक्तियों के अधिकारों के साथ कर्तव्य भी हैं। सरकारों के लिए नीति निर्धारण किया गया है, जिसको हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का भी समावेश किया गया है। सरकार को क्या करना है, पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए उनको क्या करना है कार्य, इस प्रकार के उसमें बहुत सारी विशेषताएं जो हमारे संविधान की हैं। केवल मैंने 5 आपको लिखवाई थी, तो वो आपने कुछ बच्चों ने ठीक लिखी हैं, किंतु कुछ बच्चों ने वो नहीं लिखी। कुछ बच्चों ने वो हेडिंग वाइज नहीं लिखी, उन्होंने पॉइंट वाइज लिख दी। वो पॉइंट वाइज नहीं लिख दी, वो हेडिंग डाल करके तब उसके बारे में वर्णन करना था, तो ऐसे करना था वो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्थशास्त्र और भूगोल का। तो भूगोल में पहला प्रश्न था कि भारत को भौतिक भागों में बांटिए, यानी भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया उनके नाम लिखिए, तथा प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं लिखिए। 4 विशेषताएं पूछी थी। तो भारत को हम बता रहे हैं आपको कितने प्राकृतिक भागों में बांटा, 6 प्राकृतिक भागों में वर्तमान समय में भारत को बांटा गया है। पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग, चौथा है समुद्र तटीय मैदान, और 5वां है थार का मरुस्थल, और 6ठा भाग कर दिया है द्वीप समूह। ये 6 भागों में बांट दिया। पहले ये 4 भाग होते थे, उसके बाद 5वां थार का मरुस्थल बढ़ा दिया गया, और अब जो नवीन पाठ्यक्रम उसमें द्वीप समूह यानी लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक श्रेणी में रख दिया गया है। तो इस प्रकार से 6 प्राकृतिक भागों में इसको बांटा गया है, जो आपको लिखने थे 6 प्राकृतिक भाग। और प्रायद्वीपीय पठार का मतलब दक्षिण का पहाड़ी भाग जो है उसकी 4 विशेषताएं बतानी थी। 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? विशेषताएं तो बहुत हैं, केवल 4 लिखनी थी कि दक्षिण का पठारी भाग ऊबड़ खाबड़ है, यानी ऊंचा नीचा है। दक्षिण का पठारी भाग खनिजों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। दक्षिण के पठारी भाग में जल संसाधन से बिजली बनाने का काम अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद चौथा हम लिख सकते हैं कि दक्षिण का पठारी भाग उद्योग धंधों के लिए विख्यात है। क्यों? ये 4 मैंने आपको पॉइंट बताए, पॉइंट और भी हैं। क्योंकि दक्षिण के पठारी भाग में अधिक खनिज पाए जाने के कारण वहाँ उद्योग धंधों का विकास अधिक हुआ। लोहा इस्पात के कारखाने वहीं अधिक लगे हैं, कोयले की खाने वहाँ अधिक हैं, लोहा की खाने अधिक हैं, या चूना है, डायमंड है, मैंगनीज है, अब्रक है, इस प्रकार के बहुत सारे जो खनिज हैं, सोना है, चांदी है, जिप्सम है, तो इस पर अनेक प्रकार के खनिज भी दक्षिण के पठारी भाग में ही पाए जाते हैं। इसलिए दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी 4 विशेषताएं आपको लिखनी थी। तो इस प्रकार से आपको भूगोल का प्रश्न था। अब तीसरा अथवा प्रश्न था इसके आगे, ये करो या ये नहीं याद है। तो अर्थशास्त्र का एक प्रश्न था कि भारत में बच्चों में शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ये बहुत आसान था, आप हम जानते हैं कि भारत में बच्चों में शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए क्या कदम सरकार उठा रही है। जैसे कि आपने सबसे पहले देखा होगा कि पहले शिक्षा जरूरी नहीं थी, स्कूल नहीं थे इसलिए जरूरी नहीं थी। अब स्कूल गांव-गांव सरकार ने प्रत्येक गांव में एक स्कूल प्राइमरी खोल दिया गया, और एक अपने न्याय पंचायत में 8वीं तक का यानी माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल खोल दिया गया, और एक ब्लॉक स्तर पर इंटर कॉलेज की व्यवस्था सरकार से की गई है। इसी प्रकार से तहसील लेवल पर एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इससे पहले भी एक और योजना थी जो सरकार ने लागू की है कि बच्चों को फ्री शिक्षा देने के लिए एक नवोदय विद्यालय, ये एक जिले में एक खोला गया है नवोदय विद्यालय, जिसमें बच्चों का एडमिशन कंपटीशन से होता है और उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा सरकार करती है, खाने का खर्चा भी सरकार करती है। उसमें छात्रावास होता है, हॉस्टल होता है, और ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए भी आपने देखा
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक नारा जो चल रहा है, इसके लिए महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि जो महिलाएं हैं ये पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, कि उसमें सब शिक्षा जो है उनमें कूट कूट कर रही है, उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली है। इंदिरा गांधी देखो देश की पहली प्रधानमंत्री थी तो शिक्षित थी, 14 भाषाओं का ज्ञान था, भले वो उस समय हाई स्कूल पास थी। उस समय का हाई स्कूल पास आज MSc और MA को फेल कर रहा है। आजकल डिग्री ले लेते हैं किंतु उन्हें आंतरिक ज्ञान नहीं होता। तो शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अब शिक्षा के लिए दूसरा कदम मैं और बताता हूँ पॉइंट इसके, कि प्राइमरी में क्या होता है, मिड डे मील देते हैं, भोजन भी फ्री दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए आए। कमजोर वर्ग के बच्चे आते हैं तो कम से कम भोजन के सहारे आते हैं। दूसरी बात में किताबें फ्री दे रही है सरकार, जल्दी आओ, सर्व शिक्षा अभियान चला गया। इसके साथ साथ उनको वेश भी दिया गया, यानी वस्त्र विद्यालय का वेश दिया गया निर्धारित करके, लड़कियों को और लड़कों को सबको वेश देते हैं। तो सरकार ने शिक्षा की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिनको हम किताब में पढ़ के भी याद कर सकते हैं, PDF में देख के याद कर सकते हैं, और जो हम आपको वीडियो भेज रहे हैं उनमें भी सुन करके याद कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये अर्धवार्षिक द्वितीय द्विमासिक परीक्षा पाठ्यक्रम जो आपको दिया था पेपर, उसमें पूरा सरल करके बताया। अब आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग आपका पूरा हो गया है। यानी उसमें मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा कि 2 पार्ट इतिहास में, पहला और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा यूरोप में क्रांति जिसमें रूस की क्रांति दी हुई है, और 2 पार्ट आएंगे। इसके बाद नागरिक शास्त्र में भी शुरू के ही 2 पार्ट आएंगे, और भूगोल में 3 पार्ट आएंगे। आपको मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं, जलवायु वाला करा दिया, किंतु जलवायु अर्धवार्षिक में नहीं आएगा। तो पहला पार्ट है भौतिक स्वरूप, दूसरा भौतिक विभाजन, और तीसरा अफवाह जिसमें नदियों के बारे में है। 3 पार्ट आपके भूगोल में आएंगे, और इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी 2 पार्ट आएंगे। तो 2 पार्ट अर्थशास्त्र में आएंगे, 3 पार्ट भूगोल में आएंगे, 2 इतिहास में आएंगे, 2 नागरिकशास्त्र में आएंगे। तो इस प्रकार से 9 पार्ट आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं अर्धवार्षिक के, जो मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो मेरे पर्सनल फ़ोन पर नंबर लगा करके और आप पूछ सकते हैं। किसी की PDF नहीं पहुंची हो या कोई परेशानी हो तो उसे पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको दोबारा PDF भेज दूँ। ठीक है बच्चों, तो लिखने के लिए सुंदर लेख में लिखने का प्रयास जरूर करें। ओके।